जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के तहत जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है ना, आज डे 33 है, जो कि 21 मार्च को सर के द्वारा कवर करवाया गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इस सारे टेस्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से कवर करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आता है ना तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला बजट कब और किस गवर्नर या वायसराय के समय में प्रस्तुत किया गया था। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला बजट पेश किया गया था 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा। उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। देखिए, बजट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले तो 2 आर्टिकल पूछे जाते हैं बजट से, तो उसे ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 112 और आर्टिकल 210। आर्टिकल 112 जो है ना, वो केंद्र के संदर्भ में बजट को बताता है। वहीं पे आर्टिकल 202 जो है वो राज्य के संदर्भ में बजट का प्रावधान करता है। देखिए, बजट का जो वर्ड है ना, वो संविधान में तो उल्लेखित नहीं है, लेकिन इसकी जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा कि विश्व का पहला स्वतंत्र बजट कब पेश किया गया था और किस देश के द्वारा पेश किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1921 में यूएसए के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो बजट के संदर्भ में आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला डिजिटल बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया था। देखिए, भारत का सबसे पहला डिजिटल बजट कब पेश किया गया था। ध्यान रखिएगा, 2021-22 में पेश किया गया था। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था, ध्यान रखिएगा 2021-22 में। भारत का पहला ग्रीन बजट कब पेश किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 2020-21 में पेश किया गया था ग्रीन बजट। अगर पूछा जाएगा आपसे कि भारत का सबसे बड़ा बजट भाषण कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 2020-21 में हुआ था। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। इसमें टोटल 2 घंटा 40 मिनट का ये भाषण था, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया था। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था 26 नवंबर 1947 को सन्मुखम सेट्टी जी के द्वारा। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का पहला गणतंत्र जो बजट है वो कब पेश किया गया था, ध्यान रखिएगा फरवरी 1950 में पेश किया गया था जॉन मथाई जी के द्वारा। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, ध्यान रखिएगा जॉन मथाई जी के द्वारा ही पेश किया गया था। बजट का प्रावधान ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 112 और आर्टिकल 202। आर्टिकल 112 जो कि केंद्र के संदर्भ में बताता है, और आर्टिकल 202 जो कि राज्य के संदर्भ में बताता है। तो बजट से आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में कुल आवंटित राशि कितनी है। देखिए, बजट जो भी हाल ही में आया था ना 2025-26 में, उसमें कुल आवंटित राशि बताया गया था। यहाँ पे जो राशि था ना, एक तो व्यय वाला था कि कितना सरकार खर्च करेंगी, और एक था कि प्राप्ति सरकार को कितना होगा। जो व्यय था ना, यहाँ पे 50.65 लाख करोड़ का जो खर्च सरकार करेंगी इस बार बजट में, और सरकार को कुल प्राप्ति होने वाला है 34.96 लाख। ठीक है, तो ये सरकार को प्राप्ति होगा और यहाँ पे सरकार खर्च करेंगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं डाटा वाला, जो कि सबसे बनता नहीं है। तो आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2025-26 में विकास के कुल कितने इंजन बताए गए हैं। देखिए, जब 2025-26 का बजट निर्मला सीतारमण पेश कर रही थी, तब उन्होंने विकास के टोटल 4 इंजन बताए थे। पहला वो कृषि को बताई थी, दूसरा वो एमएसएमई को बताई थी, तीसरा निवेश, और चौथा निर्यात। तो ये चना, इसको आपको रट जाना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहीं से डायरेक्टली उठा के पूछ दिया जाएगा। तो आप लोग चारों इंजन को रट जाइएगा। प्राथमिक चरण में कहा गया था कि हम लोग कृषि पर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री धन धान्य योजना कब शुरू की गई तथा इससे कितने करोड़ लोगों को लाभ होंगे। देखिए, अभी हाल ही में बजट 2025-26 जब पेश किया गया था ना, तो उसी समय प्रधानमंत्री धन धान्य योजना भी शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2025 हो जाएगा। इसमें जो लाभ होगा ना, 1.7 करोड़ किसानों को होगा। तो ये किसानों के लिए ये योजना लाया गया है। बात अगर हम लोग किसानों की करते हैं ना, तो किसानों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता
आता है। पहला तो आप ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय कृषि बाजार। राष्ट्रीय कृषि बाजार कब आया है तो ध्यान रखिएगा 2016 में आया है। दूसरा ध्यान रखिएगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो 2015 में ये शुरू किया गया था राजस्थान के सूरतगढ़ में, ठीक है। तीसरा ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, तो ये तो आपको कम से कम रटा होना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब स्टार्टिंग किया गया है तो 2019 में किया गया, यूपी के गोरख में। और इसके तहत जो है ना 6,000 रुपये दिया जाता है एक साल में, वो भी 3 किस्तों में। और ये सभी के सभी योजनाएं किसानों के लिए है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संशोधित ब्याज योजना के तहत केसीसी के माध्यम से कितनी लोन राशि का प्रावधान किया गया। देखिए यहाँ पे केसीसी की बात किया गया, जिसको हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड योजना भी कहते हैं। तो इसमें क्या है ना कि 3 लाख रुपए पहले हुआ करता था, तो इसको 5 लाख रुपए कर दिया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है तथा वर्ष 2026 तक कितना राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है। देखिए राजकोषीय घाटा से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसे आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला तो ध्यान रखिएगा वित्त वर्ष 2024-25। दूसरा ध्यान रखिएगा वित्त वर्ष 2025 से लेकर 26 जो भी चल रहा है, ठीक है। और तीसरा याद रखिएगा 2026 के बाद। देखिए राजकोषीय घाटा जो है ना 2025 जो 24 है इसमें 4.8% था कुल बजट का, और 25-26 में अनुमान रखा गया है कि हम लोग 2026 तक क्या करेंगे, जो राजकोषीय घाटा है ना उसको 4.4% तक हम लोग इसे घटा के ले आएंगे, ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में 4.8% है। उसके बाद 2026 के बाद जो हम राजकोषीय घाटा है ना उसको 4.2% तक ला के सिमटा देंगे। तो ये लक्ष्य गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है, अब देखना है कि ये पूरा हो पाता है या नहीं, तो आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडुलिपियों के सर्वेक्षण एवं संरक्षण के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है। ध्यान रखिएगा पांडुलिपि के सर्वेक्षण और संरक्षण के लिए ज्ञान विकास मिशन का शुरुआत किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिग श्रमिकों के पहचान पत्र तथा स्वास्थ्य देखभाल भारत सरकार की किस योजना के तहत किया जाएगा। देखिए यहाँ पे गिग श्रमिक की बात करते हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम होता है ना उसी को हम लोग गिग श्रमिक कहते हैं। स्वास्थ्य पंजीकरण के लिए इनको जन आरोग्य योजना से जोड़ा गया है। बात अगर हम लोग जन आरोग्य योजना की करते हैं तो इसकी शुरुआत कब होती है तो ध्यान रखिएगा इसका शुरुआत सितंबर 2018 में रांची से किया जाता है। इसी जन आरोग्य योजना को हम लोग आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं। और ये किस मॉडल एजेंसी के तहत कार्य करती हैं तो आयुष मंत्रालय के तहत कार्य करती हैं। और इसका गठन कब किया गया था तो 2014 में किया गया था। तो इतने फैक्ट जो है आपको इससे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन योजना का विस्तार किस वर्ष तक किया गया है। देखिए अभी हाल ही में जल जीवन मिशन योजना जो था ना उसका विस्तार बढ़ा दिया गया है 2028 तक। बात अगर हम लोग जल जीवन मिशन योजना की करते हैं तो इसे शुरू कब किया गया था तो 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। लाल किला से इसकी घोषणा किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसमें टारगेट रखा गया था कि हम लोग 2024 तक प्रत्येक जितने भी राज्य हैं ना उनके प्रत्येक राज्यों के घरों में हम लोग जल को उपलब्ध करवाएंगे। इसी योजना के तहत एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है दोस्तों। उस प्रोग्राम का नाम ध्यान रखिएगा हर घर जल योजना। इस प्रोग्राम के तहत टॉप स्टेट कौन सा है ध्यान रखिएगा गोवा। और इसमें सोमा जिला कौन सा बना है ध्यान रखिएगा चंबा जो कि मध्य प्रदेश का है। और इसमें से सबसे टॉप जिला कौन सा है तो उसे ध्यान रखिएगा एमपी का बुरहानपुर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है, तो आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएसएमई को गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण सीमा को 5 करोड़ से बढ़ा के कितना कर दिया गया। ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में एमएसएमई के तहत जो ऋण प्रोवाइड किया जा रहा था 5 करोड़ उसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इस एमएसएमई की अवधारणा किस बजट से आई है ध्यान रखिएगा 2020 के बजट से आया है। और इसी एमएसएमई के तहत एक योजना भी चलाया जा रहा है जिसका नाम है रैंप योजना। तो आपको इतने फैक्ट इसमें भी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया को निरंतरता देते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन कब शुरू किया गया। देखिए अभी हाल ही में मेक इन इंडिया जो है ना काफ़ी ज़्यादा निरंतर चल रही हैं, तो इन्हीं को देखते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन शुरू किया गया है। तो ये कब किया गया है तो 2025 में किया गया है। बात अगर हम लोग मेक इन इंडिया की करते हैं ना तो ध्यान रखिएगा 2014 में इसको शुरू किया गया था। और मेक इन इंडिया के तहत क्या किया जाएगा, देखिए वर्तमान में भारत क्या है कि बाहरी देशों से सामान मंगवाता है। सबसे ज़्यादा तो हमारा व्यापार चीन के साथ होता है, चीन का काफ़ी ज़्यादा सामान इंडिया में आता है दोस्तों। तो भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि क्यों ना वो सामान हम इंडिया के अंतर्गत ही बनाएं जिससे कि भारत के लोगों को रोज़गार भी मिले और यहाँ के लोगों के पास पैसे भी हैं जिससे कि हमारा इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाए। तो इसीलिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लाया गया है।
तो ध्यान रखिएगा, घरेलू उत्पादों को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ान योजना के तहत कितने गंतव्यों से क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाए जाएंगे, तो 120 क्षेत्रों से संपर्क बढ़ाए जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर 74% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत तक कर दिया है। देखिए अभी हाल ही में जो बीमा क्षेत्र है ना, वहाँ पे जो एफडीआई पहले 74% हुआ करता था, उसको 100% कर दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग एफडीआई की करते हैं तो वैश्विक स्तर पे जो एफडीआई आता है ना इंडिया में, वो सबसे ज़्यादा किस देश से आता है, तो ध्यान रखिएगा सिंगापुर से आता है। और सिंगापुर की एक कंपनी है कैपिटल निवेश कंपनी, उन्हीं के द्वारा सबसे ज़्यादा एफडीआई इंडिया में आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन से आर्टिकल है जिसके द्वारा राष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं ना, उनका काम उपराष्ट्रपति करते हैं। कहने का मतलब कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 65 के द्वारा। और जब ये उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं ना, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ लिया जाता है वही शपथ उपराष्ट्रपति भी लेते हैं। जो राष्ट्रपति की जो भी वेतन भत्ते शक्तियाँ होती है ना, वो सारा पावर चला जाता है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति जो होते हैं ना, उस समय सभापति के रूप में कार्य नहीं करते हैं, तो उसे ध्यान रखिएगा। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है, तो उस परिस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा, तो ध्यान रखिएगा जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई होते हैं ना, उनके द्वारा किया जाता है। बात अगर हम लोग उपराष्ट्रपति की करते हैं तो इनका जो निर्वाचन होता है वो राष्ट्रपति के समान ही होता है अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन इनका जो निर्वाचन मंडल होता है ना, वो राष्ट्रपति से अलग होता है। और वो क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए, तो कमेंट जरूर किया कीजिएगा। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ये उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करते हैं, तो उसे ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी खाड़ी फ्रांस और स्पेन दोनों के बीच अपनी सीमा बनाती है। ध्यान रखिएगा बिस्के की खाड़ी, बिस्के की जो खाड़ी है ना, वो फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर के ग्रंथ सखी संवद रमैनी का संकलन किसके द्वारा किया गया। देखिए कबीर का जो ग्रंथ था सखी संवद और रमैनी, तीनों को बीजक कहा गया और इसका संकलन किया गया है धर्मदास के द्वारा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कबीर से कुछ ग्रंथ ध्यान रखिएगा, इनका जो एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आपसे ग्रंथावली पूछेगा तो कबीर ध्यान रखिएगा, रत्नावली ध्यान रखिएगा और अनुराग सागर, ये तीनों ग्रंथ जो है वो कबीर के द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन 1946 को ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री के द्वारा भेजा गया था। देखिए भारत में जो कैबिनेट मिशन है ना, वो 1946 में आता है, ये तो आपको पता है, और ये किस लिए आता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनका काम दिया गया था कि आप जाओ इंडिया और इंडिया में जाके आप संविधान सभा का निर्माण करो, तो उसी के लिए कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ना, वो क्लीमेंट एटली थे, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। इनका टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा 1883 से लेके 1967 तक। देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था ना 1947 में, तो उस समय भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये क्लेमेंट एटली ही थे। ये कौन से पार्टी से संबंधित है, लेबर पार्टी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस कैबिनेट मिशन की बात करते हैं, तो इसमें टोटल 3 सदस्य आए थे। पहला ध्यान रखिएगा पेंथिक लॉरेंस थे, दूसरा एबी अलेक्जेंडर थे और तीसरा क्रिप्स थे। ठीक है, पेंथिक लॉरेंस जो थे ना, वो भारत के सचिव थे और इन्होंने ही इसका नेतृत्व किया था। वहीं पे जो एबी अलेक्जेंडर थे वो नौसेना विभाग के मंत्री थे, और जो क्रिप्स थे ना, वो वाणिज्य से इनका संबंध था। तो ये तीनों का जो नाम है ना, वो बीपीएससी में पूछा गया है, तो आप लोग इसे रट जाइएगा। देखिए कैबिनेट मिशन जब इंडिया आता है ना, तो इन्हीं के सिफारिश पे संविधान सभा का गठन किया जाता है। तो संविधान सभा के लिए चुनाव किया गया था जुलाई अगस्त 1946 में। ठीक है, चुनाव के बाद संविधान सभा का गठन कब किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा नवंबर 1946 में किया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को होता है। और इसी पहली बैठक में अस्थायी सदस्य के रूप में किन्हें चुना जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद फिर जब दूसरी बैठक होती है ना, तो वहाँ पे अस्थायी सदस्य के रूप में राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है। और संविधान सभा का अंतिम बैठक कब होता है, आप लोग इसे कमेंट में बताइएगा और कमेंट जरूर किया कीजिएगा, जिससे कि आपका ही रिवीजन हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो देखिए अभी हाल ही में यूक्रेन का तो आपको मुद्दा पता ही होगा। तो यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए थे ना, उसके लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से तो आप मतलब पूरा चैप्टर ही आप लोग रट जाओ, क्योंकि हर एग्जाम में जहाँ भी इतिहास क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, वहाँ आपका सिंधु घाटी सभ्यता रहेगा ही रहेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लघु हड़प्पा है ना, वो लोथल को कहा जाता है। और लोथल है कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा गुजरात में है, और ये भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन दरोगा में ही पूछा गया है कि लोथल किस नदी पे बसा हुआ है, तो उसे ध्यान रखिएगा। लोथल से ध्यान रखिएगा कि यहाँ से फारस की मुहरें मिली है, जिससे पता चला है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, क्योंकि ये भारत के जो उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया है, वहाँ पे ये लोग सस्टेन किया करते थे। तो उनका जो व्यापार था ना, वो पश्चिमी भारत से था। इसका प्रमाण कहाँ से पता चलता है, तो लोथल से पता चलता है। और लोथल में ही सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भी था, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। बात हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की करते हैं, तो इसकी खोज सबसे पहले 1921 में किया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का खोज किया गया था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा जो है ना, वो रावी नदी के किनारे है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। वहीं पे 1922 ईसा पूर्व में रखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज किया गया था। और मोहनजोदड़ो को ध्यान रखिएगा, ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो जो है ना, दोनों का दोनों सिंधु नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और दोनों क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा, दूसरा राखीगढ़ी हो जाएगा। लेकिन भारतीय संदर्भ में सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा, तो राखीगढ़ी ध्यान रखिएगा। और दूसरा धौलावीरा ध्यान रखिएगा, जो कि गुजरात में अवस्थित है। और धौलावीरा ही एक ऐसा नगर है जहाँ जो 3 किलो में बटा हुआ है, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। और ये यूनेस्को का 40वां साइट के रूप में भी सम्मिलित है धौलावीरा। तो धौलावीरा से आपको इतने फैक्ट ध्यान में रखने हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का आकार ध्यान रखिएगा, इसका जो आकार था ना, वो त्रिभुजाकार था। और इसका क्षेत्रफल कितना था, तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर था। तो सिंधु घाटी सभ्यता से आपको इतने फैक्ट ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब किया गया था तथा किस संस्था के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार जो आर्थिक जनगणना किया गया था ना, वो 1977 में किया गया था CSO के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग जनगणना की करते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका वर्णन आर्टिकल 246 में है, और 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या में 69 में इसका वर्णन भी है। भारत का जो जनगणना है 2011 का, वो स्वतंत्र भारत की कितने नंबर की जनगणना है और वैसे कितने नंबर की जनगणना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये कवर मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। तो कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा, जिससे आपका ही रिवीजन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जो गैसीय आदान प्रदान करती है क्या कहलाती है। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में जो गुब्बारे नुमा संरचना होती है, जो गैस का आदान प्रदान करती है, मतलब ऑक्सीजन और CO2 का जो आदान प्रदान करती है, उसको हम क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग कुपिका कहते हैं, ठीक है। और इसका संबंध किससे है, तो फेफड़ा से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विचलित हो जाती है, तो इस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार इतिहास, इमारतों और धरोहरों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, भारतीय पुरातत्व की जो स्थापना है ना, वो 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, जिसको हम लोग ASI भी कहते हैं, तो इसका स्थापना कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1861 में किया गया था। और उस समय लॉर्ड कनिंघम को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो कलकत्ता में है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप लोग इसे भी रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के सदस्य DP खेतान और BL मिश्रा के स्थान पे क्रमशः किसको लाया गया था। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि प्रारूप समिति का गठन कब होता है, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। इसमें टोटल ना 7 सदस्य थे। 7 में से एक तो इसके अध्यक्ष थे और बाकी 6 जो थे ना, वो अदर थे। अध्यक्ष का नाम ध्यान रखिएगा BR अम्बेडकर, जिनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। बाकी 6 सदस्य काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है दोस्तों, तो आप लोग इसे रट जाइएगा।
पहला ध्यान रखिएगा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, दूसरा ध्यान रखिएगा एन गोपाला स्वामी, तीसरा ध्यान रखिएगा के ए मुंशी, चौथा ध्यान रखिएगा मोहम्मद सादुल्ला और पांचवा ध्यान रखिएगा टी कृष्णमाचारी जो कि डीपी खेतान की जगह पे आते हैं और छठा ध्यान रखिएगा एन माधवराव जो कि बीएल मित्रा के जगह पे आते हैं और सातवां तो बीआर अम्बेडकर को आपको ध्यान रखना ही है। तो टोटल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति का। और जब संविधान सभा का गठन किया गया था ना तो उसके गठन के लिए कई समितियां बनाई गई थी, उसमें सबसे बड़ी कोई समिति थी ना तो वो प्रारूप समिति ही थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब और कहाँ पे किया गया था। ध्यान रखिएगा बंगाल विभाजन की घोषणा है ना 19-20 जुलाई 1905 को किया गया था शिमला में, ठीक है। और बंगाल विभाजन हुआ था किसके टाइम में, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड कर्जन के टाइम में होता है। इसी बंगाल विभाजन के गुस्से के कारण जो है ना वो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्टार्ट होता है स्वदेशी आंदोलन, जिसको हम लोग बंगभंग आंदोलन भी कहते हैं। और ये इसका नेतृत्व किसने करा था, तो एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और बंगाल को यहाँ पे 2 भागों में बांट दिया गया था, एक तो पश्चिमी बंगाल था और एक पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो था ना ये मुस्लिम बहुल इलाका था और इसकी राजधानी ढाका थी, इसे ध्यान रखिएगा। वहीं पे जो पश्चिमी बंगाल था जो कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये सबका मिला हुआ स्वरूप था और इसका जो राजधानी था ना वो कलकत्ता था और ये हिंदू बहुल इलाका था, ध्यान रखिएगा। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब होता है, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। इसी दिन को जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कहने पे इसी दिन को राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया था। तो आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखना है क्योंकि ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी लद्दाख केंद्र शासित में उच्च अक्षांश पर अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ध्यान रखिएगा हेमिस नेशनल पार्क। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा वाला जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 34वां और 35वां ओलंपिक खेलों का आयोजन क्रमशः कहाँ पे किया जाएगा। ध्यान रखिएगा 2028 का ओलंपिक लॉस एंजल्स यूएसए में होगा और 2032 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। दोनों कैलेंडर की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। बात अगर हम लोग ओलंपिक की करते हैं तो ओलंपिक का शुरुआत कब से माना जाता है, ध्यान रखिएगा 1896 में यूनान का एक शहर था एथेंस, वहाँ से इसका शुरुआत माना जाता है और प्रत्येक 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। इसकी देखरेख के लिए एक ओलंपिक समिति का भी गठन किया गया था। कब किया गया था, ध्यान रखिएगा 23 जून 1894 को किया गया था। इसीलिए प्रत्येक साल 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो लोसाने में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे रट लीजिएगा आप लोग। देखिए अभी हाल ही में जो ओलंपिक हुआ था 2024 में, ये कहाँ पे हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। पेरिस में हुआ था और इसमें इंडिया टोटल 6 पदक लाई है। 6 पदक के साथ इंडिया जो है ना 71वां स्थान पे है। टोटल गोल्ड की बात करते हैं ना तो गोल्ड में तो एक भी पदक नहीं आया था, वहीं पे 1 सिल्वर आया है और 5 ब्रॉन्ज आया है। ओलंपिक फ्रीज इसका शुभांकर था। और भारत का ध्वजवाहक कौन थे, स्टार्टिंग किसने करा था, तो ध्यान रखिएगा पीवी सिंधु और शरद कमल के द्वारा, और ध्वज का समापन मनु भाकर और पी आर श्रीजेश के द्वारा किया गया था। तो ओलंपिक से आपको इतने सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निक्षय पोषण योजना का संबंध किससे है। ध्यान रखिएगा निक्षय पोषण योजना का संबंध तपेदिक रोग से है। तपेदिक रोग को ही टीबी रोग भी कहा जाता है। इसी रोग को हम लोग क्षय रोग भी कहते हैं। और ये जो तपेदिक होता है ना वो किससे होता है, तो ध्यान रखिएगा ये जीवाणु जनित रोग है। और जितने भी जीवाणु जनित रोग होते हैं या फिर जितने भी सूक्ष्म जीव वाले रोग होते हैं ना वो संक्रमक होते हैं, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। इससे प्रभावित कौन सा अंग होता है, तो फेफड़ा होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ल्स वुड द्वारा भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को 1854 में एक सुझाव पत्र भेजा गया जिसे क्या कहा गया। ध्यान रखिएगा उसे वुड डिस्पैच कहा गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि वुड डिस्पैच का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा शिक्षा से। ठीक है, शिक्षा, भारत में जो शिक्षा का मैग्ना कार्टा है ना वो वुड डिस्पैच को ही कहा जाता है। और ये आता कब है, तो ध्यान रखिएगा 1854 में आता है, तो उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के किस सत्याग्रह आंदोलन को प्रथम असहयोग आंदोलन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा अहमदाबाद आंदोलन, जो कि होता कब है, तो 1918 में होता है। और ये प्लेग जो बोनस था ना उसके लिए ये आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन के बाद जो है ना वो 35% बोनस देने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट राजी हो गई थी। और यही एक पहला आंदोलन था जिसमें सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए महात्मा गांधी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन किस आंदोलन को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा चंपारण
17 को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन कौन सा था, वैसे तो पहला चंपारण था, लेकिन पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन कौन सा था, तो ध्यान रखिएगा खेरा आंदोलन, ठीक है। और वहीं पे पहला प्रत्यक्ष राष्ट्रव्यापी आंदोलन कौन सा था, तो ध्यान रखिएगा रॉलेट सत्याग्रह था, जो कि रॉलेट जो अधिनियम आया था ना, उसी के विरोध में लाया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा चिनूक। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कनाडा में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा चिनूक कहते हैं। वहीं पे भारत में पूछा जाएगा तो भारत का लू हो जाएगा। वहीं पे सिराको किसकी गर्म हवा है, तो ध्यान रखिएगा इटली का है, और हरमट्टन सहारा का है। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज को ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक राजद्रोही पाठ के रूप में कब प्रतिबंधित किया गया था, ध्यान रखिएगा हिंद स्वराज को प्रतिबंधित किया गया था राजद्रोह के रूप में 1910 में। और ये लाया किसके द्वारा गया था, तो MK गांधी जी के द्वारा गया था। और देखिए जब गांधी इरविन समझौता होता है ना 5 मार्च 1931 को, तो उस समय 11 सूत्री मांग गांधी जी करते हैं, तो इसी हिंद स्वराज के माध्यम से ही करते हैं। तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे क्रमशः भारत छोड़ो आंदोलन के नायक और नायिका के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे नायक पूछेगा तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। वहीं पे नायिका पूछेगा तो नाम ध्यान रखिएगा अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। देखिए भारत छोड़ो जो आंदोलन था ना, वो स्टार्ट कब होता है, तो 1942 में होता है महाराष्ट्र के वर्धा से, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व इतिहास की झलकियां नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा विश्व इतिहास की जो झलकी वाला जो बुक है ना, वो लिखा गया था नेहरू जी के द्वारा। इनका एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये किस जेल से लिखा गया था, तो ध्यान रखिएगा अहमदाबाद जेल से लिखा गया था। और पंचशील जो समझौता था ना 1954 में के टाइम में किया गया था पंचशील समझौता। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो नेहरू जी ही थे, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया में व्यापार और निवेश तथा संपर्क के द्वारा क्षेत्र के लोगों की सामाजिक आर्थिक दशा में उत्थान के लिए किस संगठन की स्थापना की गई है, ध्यान रखिएगा सार्क की। सार्क को ही हम लोग दक्षेस के रूप में भी जानते हैं। और सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 1985 ढाका में इसका स्थापना किया गया था। अगर इसका हेड क्वार्टर पूछेगा ना, तो ध्यान रखिएगा काठमांडू में। इसमें वर्तमान में टोटल 8 देश है दोस्तों, और ये 8 देश आपको रटा होना चाहिए। पहला तो ध्यान रखिएगा भारत हो जाएगा, दूसरा बांग्लादेश हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे आपका भूटान हो जाएगा, चौथा नेपाल हो जाएगा, पाँचवा आपका अफगानिस्तान हो जाएगा, छठा यहाँ पे पाकिस्तान हो जाएगा, सातवां आपका मालदीव हो जाएगा, और आठवां यहाँ पे श्रीलंका हो जाएगा। तो ये सार्क का ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये दरोगा में भी तो कई बार पूछा गया है, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा ढाका को। वही पश्चिमी बंगाल का मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा कलकत्ता को बनाया गया था। और बंगाल विभाजन होता कब है, तो ध्यान रखिएगा 1805 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में होता है। और टोटली कब हो जाता है, तो 16 अक्टूबर 1905 को हो जाता है। और इसी दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है और शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बात अगर हम लोग ढाका की करते हैं, तो ढाका से ध्यान रखिएगा 1906 में यहीं से मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था। ढाका से ही मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा लखनऊ में, ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, आगा खां को बनाया गया था, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1813 का जो अधिनियम था ना, उसी के द्वारा भारत में पहली बार ब्रिटिश क्षेत्र को संवैधानिक रूप से परिभाषित किया गया था। और इसी अधिनियम के तहत शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च करने की बात भी की गई थी, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खर्च कम करने के लिए तथा प्रशासन में सुधार के लिए वैकल्पिक नीति संसद की किस समिति के द्वारा तैयार किया जाता है, ध्यान रखिएगा प्राक्कलन समिति के द्वारा। इसकी स्थापना 1950-51 में किया गया था। और इसमें लोकसभा के ही टोटल सदस्य होते हैं, और इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है तथा कब स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है, तो कोलकाता हाईकोर्ट हो जाएगा, जिसको 1861 के अधिनियम के द्वारा 1862 में इसकी स्थापना किया गया था। वैसे 1862 में टोटल 3 हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। कोलकाता का स्थापना किया गया था, मद्रास का किया गया था, और बम्बई का किया गया था। बात अगर हम लोग हाईकोर्ट की करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो आप सुप्रीम कोर्ट का ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का वर्णन कहाँ पे है, तो भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट
का वर्णन आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक है। अगर आपसे हाई कोर्ट पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा भाग 6 में आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक के हाई कोर्ट का वर्णन है। तो यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के दोनों आर्टिकल भी ध्यान रखने हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक विस्तारित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत ही लक्षद्वीप का भी मामला आता है। ठीक है, केरल हाई कोर्ट है कहाँ पे? तो ध्यान रखिएगा एर्नाकुलम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के पास किससे संबंधित प्रवर्तन हेतु अधिकार क्षेत्र है? तो ध्यान रखिएगा मूल अधिकार के संदर्भ में इनके पास पावर होता है। बात अगर हम लोग मूल अधिकार की करते हैं ना तो भाग 3 ध्यान रखिएगा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। और आप लोग कराची अधिवेशन ध्यान रखिएगा जहाँ पे पटेल जी ने अध्यक्षता किया था और यहीं पे उन्होंने सबसे पहली बार मूल अधिकार की मांग भी की थी, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ध्यान रखिएगा आर्टिकल 217 के ए में है। वैसे हाई कोर्ट का जो वर्णन है ना भाग 6 में आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 231 तक है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके सिफारिश के बाद की जाती है? ध्यान रखिएगा राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं ना वहाँ पे जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई और राज्य के जो राज्यपाल होते हैं ना उनसे परामर्श लेने के बाद करते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला कथन है कि महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है क्या? जी हाँ होता है, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है कि इसे विधानसभा में वोट देने का अधिकार होता है? जी नहीं, महाधिवक्ता सिर्फ राज्य की जो विधानसभा होते हैं वहाँ पे ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ा के 62 वर्ष कर दिया गया? ध्यान रखिएगा ये 15वां संविधान संशोधन होता है 1963 में, उसमें ये किया जाता है कि 60 साल से बढ़ा के 62 साल कर दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही इनको हटाया जाता है। और राष्ट्रपति महोदय ऐसे ही नहीं हटाते बल्कि दोनों सदनों के सलाह के बाद उन्हें हटाते हैं, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ उसका अंतिम व्याख्या करता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट ही भारतीय संविधान की व्याख्या करता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए संघ शासित प्रदेश है और यहाँ पे इसके हाई कोर्ट मतलब ये किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? तो पांडिचेरी किसके अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखिएगा मद्रास के अंतर्गत आएगा। अंडमान जो है ना वो कलकत्ता के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप तो केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है और दमन द्वीप जो है वो बम्बई के अंतर्गत आता है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है? ध्यान रखिएगा ये बोगाश कोई अभिलेख से ही ऋग्वेद की तिथि को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है कि किस अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख किया गया है? तो ध्यान रखिएगा मस्की, गुर्जरा और नेतुर अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। और अशोक ने स्वयं को सम्राट किस अभिलेख में करा है? तो ध्यान रखिएगा भाब्रू अभिलेख में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम कब और किसने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? तो सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसप्रे के द्वारा और ये 1837 में ब्राह्मणी लिपि में इन्होंने पढ़ा था, इसीलिए इनको भारत में ब्राह्मणी लिपि का जनक भी कहा जाता है, तो आप लोग इनका नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूनागढ़ अभिलेख की स्थापना किसने और कहाँ पे किया गया? देखिए इस जूनागढ़ अभिलेख को ही गिरनार अभिलेख के नाम से जाना जाता है, जो कि संस्कृत में लिखा गया है और ये रुद्रदामन का है और ये गुजरात में इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ना दोस्तों, यहाँ पे 3 राजाओं का हमें उल्लेख देखने को मिलता है और इसी अभिलेख में सुदर्शन झील का भी वर्णन किया गया है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के किस वाद्य यंत्र वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है? ध्यान रखिएगा ये बीना बजाते हुए इन्होंने अपने आप को दिखाया था। वैसे समुद्रगुप्त जो थे ना वो गुप्ता पीरियड के ये शासक थे, काफ़ी अच्छे खासे शासक थे। के दरबार में हरिसेन रहा करते थे जिन्होंने इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी और इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनका वर्णन करा है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, कविराज के रूप में भी जाना जाता है, इनको लिच्छवी दौहत्र भी कहा जाता है, तो इनका ये सब उपाधि है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को के द्वारा किस वेद को विश्व मानव धरोहर के सूची में शामिल किया गया? ध्यान रखिएगा ऋग्वेद को यूनेस्को के साइट में भी शामिल किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय ग्रंथ में हमें हिंदुओं और यवनों, देखिए यहाँ पे हिंदू यवन जो थे ना उनको और शकों के जो संघर्ष था ना उनका वर्णन देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, रामायण ग्रंथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, तो इसके 3 रूपों का भाग कौन कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग रट जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल से लेकर 1151 के आरंभ तक की कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी किस पुस्तक में मिलती है, ध्यान रखिएगा, ये राजतरंगिणी जो कि कलहन के द्वारा लिखा गया था, उसी में कश्मीर की जानकारी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यश और यक्षिणियों के विरह और प्रेम का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है, ध्यान रखिएगा, मेघदूत जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया, उसी में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का लगभग 30% क्षेत्रफल किन 3 राज्यों में समाहित है, तो वे 3 राज्य कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका के किस भाग में अवस्थित है, तो ध्यान रखिएगा, जो श्रीलंका का उत्तरी भाग है ना वहाँ पे जाफना प्रायद्वीप अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल मिलता है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण पश्चिम जो पूर्वी भाग है ना यहाँ पे पाकिस्तान में मरुस्थल देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रेखा भारत के मुख्य भूमि को अक्साई चीन से अलग करती है, ध्यान रखिएगा, वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसको हम लोग LAC भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बखान गलियारा भारत और उसके किस पड़ोसी देशों को जोड़ता है, ध्यान रखिएगा, भारत और पाकिस्तान को बखान गलियारा जोड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाबहार परियोजना किन 2 देशों के बीच में ये योजना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, भारत और ईरान के बीच में चाबहार परियोजना चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सक्सम घाटी कहाँ पे अवस्थित है और वर्तमान में किस देश का अधिकार है इस पर। देखिए सक्सम जो घाटी है ना वो पाकिस्तान के अधीन था, जो कि 1963 में पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया था, तो वर्तमान में ये चीन के अधीन है, तो आप लोग उसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंगेत्सो झील जो है किन 2 देशों के बीच में सीमा को बनाती है, तो ध्यान रखिएगा, भारत और चीन के बीच में ये झील सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुगौली की संधि कब और किसके साथ किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1815-16 या फिर 14-15 में ये किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख भूमि पूर्वोत्तर भारत से किस प्रकार से अलग होती, किस गलियारे से अलग होती है। देखिए इसको चिकन नेक कहा जाता है और ये सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है ना उससे ये अलग होता है, तो आप लोग उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 97वें एकेडमिक पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ और किसके द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा, लॉस एंजल्स में किया गया था, डॉल्बी थिएटर में। नेक्स्ट है कि 97 जो ऑस्कर अवार्ड था ना उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो ये अनोरा को मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 97वें ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे एक्टर पूछा जाएगा अभिनेता तो एड्रियन ध्यान रखिएगा, और अगर आपसे एक्ट्रेस पूछा जाएगा तो मिक्की मैडसन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 97वां ऑस्कर पुरस्कार में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, सीन बेकर को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 97वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, अनोरा को मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपका 75 क्वेश्चन कवर करवा दिया है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और जितने भी होमवर्क है ना मेरे टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, तो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।